सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस सब्जेक्ट की है 15वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है कोहलर का सिद्धांत। अब कोहलर का भी एक सीखने का सिद्धांत है, जिस प्रकार थॉर्नडाइक स्किनर का अच्छा सिद्धांत है। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग में, शॉर्ट में इसके कुछ तथ्य पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अंतर्दृष्टि का अर्थ बता दीजिए, गेस्टवाल्डवाद का अर्थ बता दीजिए। ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली लॉन्ग में ही आता है। अब ये सिद्धांत क्या था, इसके क्या नाम है, क्यों है, क्या क्या काम यह सिद्धांत करता है, हम कैसे सीखते हैं इस सिद्धांत के द्वारा, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कोहलर का सीखने का सिद्धांत, कोहलर्स थियरी ऑफ लर्निंग। देखो, सीखने का सिद्धांत होता है जो यह बताए कि हम कैसे सीखते हैं कोई भी चीज। उस सिद्धांत को हम सीखने का सिद्धांत कहते हैं, जो हमारी सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। इस कड़ी में कोहलर ने भी एक सीखने का सिद्धांत दिया है। अब कोहलर का जो सीखने का सिद्धांत है, ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर। देखो, एक हमारी पहले से ही चला, गेस्टाल्टवाद ये एक विचारधारा पहले से चली आ रही है। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, हमें किसी भी चीज को पूरा देखना चाहिए, उसके किसी एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए या उसे टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। किसी भी एक स्थिति को, किसी भी एक समस्या को पूरा देखना चाहिए। ये गेस्टाल्टवाद की विचारधारा होती है, ये प्राचीन टाइम से ही चली आ रही है। कोहलर भी एक गेस्टाल्टवादी था, और इसी विचारधारा को लेकर कोहलर ने अपना एक सीखने का सिद्धांत दिया था। गेस्टाल्टवादी सीखने का सिद्धांत बोलते हैं। कोहलर ने इस सिद्धांत में क्या कहा कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो हमें उस समस्या को, पूरे को समस्या को देखना चाहिए, उसके किसी एक पक्ष को या उस समस्या को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जितनी भी बड़ी समस्या वह हो सकती है, जिससे उस समस्या से संबंधित जितनी भी स्थिति हो सकती है, उन सभी को हमें पूर्ण रूप में देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं। अगर हम किसी भी समस्या को पूरे आकार में देखेंगे, एक वाइड रूप में देखेंगे, तब हम उस समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेंगे और उस समस्या को हल करना हम सीख जाएंगे। जैसे अगर यह बच्ची रो रही है आपके सामने, तो आप बस ये देख रहे हैं यह बच्ची रो रही है, बस आप यही सोचते हैं कि इसका मन कर रहा होगा, ये ऐसे ही रो रही है, तो आप इसे टोपी देते हैं, चुप करने का प्रयास करते हैं बार 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 बार, लेकिन ये चुप नहीं होती। तो ये एक समस्या थी, आप इसकी बस एक पहलू ही देख रहे हैं, ये बच्ची रो रही है, पूरी समस्या को नहीं देख रहे हैं। तब आप क्या करते हैं, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं और आप इस पूरी समस्या को देखने का प्रयास करते हैं। कैसे, इस लड़की के घर पर मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है, ये लड़की आज अकेली आई है स्कूल तक क्योंकि मम्मी पापा का झगड़ा हो रखा है, रास्ते में रास्ता भी खराब था, रास्ते में आ रही तो चोट वगैरह लग गई हो। तब ये मैडम इसके पैर को देखती है कि ऐसा भी हो सकता है, चोट वगैरह लग गई हो, हाँ इसके पैर में चोट लगी हुई है। तो ये लड़की उस मैडम क्या करते हैं, उस लड़की के पैर पर मलहम पट्टी जो करना होता है कर देती है, और ये लड़की चुप हो जाती है। इस प्रकार इस मैडम को इस समस्या का समाधान मिल जाता है। कैसे मिला, इस मैडम ने क्या किया, इस समस्या को पूर्ण रूप में देखा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सिर्फ एक चीज को ही नहीं देखा कि ये हाँ रो रही है, पूरा इस समस्या को पूरा देखा। तो हमें किसी भी समस्या को पूरा देखना चाहिए, इससे उस समस्या का समाधान हम आसानी से ढूंढ लेंगे। दूसरा उदाहरण इसका ये हो सकता है, मान लेते हैं आपके पैसे खो गए हैं, जेब में थे, पैसे निकल गए हैं कहीं, आप बैठे हुए हैं कि आपके पैसे निकल गए, जहां पर बैठे हुए वहीं पर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पैसे निकल गए होंगे, ये मुझे ढूंढने हैं, ये करना है, वो करना है, आपको पैसे नहीं मिल रहे। उसके बाद आपने क्या किया, उस समस्या को पूरे रूप में देखा कि मैं कॉलेज में था तो मेरे पास पैसे थे, और मैं यहाँ पर गया, वहाँ पर गया, उस दुकान पे भी गया था, उस दुकान पे मैंने अपना मोबाइल निकाला था, हो सकता है वहाँ गिर गए होंगे, फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर ये हो सकता है। तो वो बालक क्या कर रहा है, पूरी समस्या को देख रहा है, एक पक्ष को नहीं देख रहा है उसके सिर्फ कि मेरे पैसे पैसे गिर गए हैं, पूरी समस्या को देख रहा है कि क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। तो इस तरह से उस बालक को पता चलता है कि वहाँ मैंने मोबाइल निकाला था, तो वह वहाँ जाता है और देख लेता है कि हाँ मेरे यहाँ पर पैसे गिरे थे। पढ़े हो या ना पढ़े हो वो बात दूसरी है, तो वो दुकान वाला उसे दे देगा कि हाँ तुम्हारे यहाँ गिरे थे, ये लो पकड़ो। इस तरह से कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसके सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को हमें देखना चाहिए, सिर्फ एक छोटे से पहलू को नहीं देखना चाहिए। अगर हम सभी पहलुओं को देखेंगे तो हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे और समाधान करना सीख जाएंगे। ये कहता है हमारा कोहलर का सिद्धांत। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत मनोविज्ञान के एक संप्रदाय गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। देखो, कोहलर के सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद क्या होता है, एक विचारधारा है, इसमें हम किसी भी चीज को पूरा देखते हैं। इस कारण इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इस हिंदी में इसका क्या मतलब होता है गेस्टाल्टवाद का? पूर्णाकार या फिर समग्राकार या फिर समग्र आकृति। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पूरा देखो, समग्र देखो, टुकड़ों में मत देखो। तो ये आसान पॉइंट है, जर्मनी से आया है गेस्टाल्टवाद ना, जर्मनी से आया है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति, व्यक्ति को होना चाहिए यहाँ पर। गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति को अपनी संपूर्ण परिस्थिति को देखना तथा समझना चाहिए। गेस्टाल्टवाद का जो प्रतिपादन है वह मैक्स वर्दीमैन ने किया था, बाद में इसे कोहलर व कोप्फा ने आगे बढ़ाया था। ये गेस्टाल्टवाद के बारे में लिखा हुआ है इतना क्योंकि आपके पेपर में पूछ लिया जाता है या फिर आपके इंटरव्यूअर एग्जामिनर भी पूछ लेता है। बाकी आप इसे पेपर में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी पर आपका सिद्धांत आधारित है। एक मनोविज्ञान में विचारधारा है गेस्टाल्टवाद। इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। इसका मतलब होता है समग्राकार या पूर्णाकार। ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को पूरा देखते हैं। किसी भी चीज को पूरा देखो, उसे टुकड़ों में मत देखो, बस यही धारणा होती है गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन मैक्स वर्दीमैन ने किया था, बाद में से कोहलर व कोप्फा ने आगे बढ़ाया था। इतनी बात तो हो गई गेस्टाल्टवाद की। अब अपने सिद्धांत की बात कर लेते हैं। गेस्टाल्टवाद पर आधारित ही कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं उसकी एक पूर्ण आकृति बनती है। अर्थात जब भी प्राणी के सामने कोई समस्या आती है तो उसे उस समस्या के विभिन्न अंगों को अलग अलग देखने के बजाय उन अंगों में परस्पर संबंध स्थापित कर उसे पूर्ण रूप में देखना चाहिए। मतलब उस समस्या को पूर्ण रूप में देखना चाहिए उस व्यक्ति को। इससे उसे वह समस्या पूरी तरह से समझ में आ जाती है तथा वह उस समस्या के प्रति उचित अनुक्रियाएं करता है। अतः हमें किसी समस्या के केवल एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए बल्कि उसे पूर्ण रूप में देखना चाहिए। इससे हमें उस समस्या का समाधान अचानक से मिल जाएगा। इससे हम उस समस्या का समाधान करना सीख लेंगे। इस प्रकार किसी समस्या का समाधान अचानक से मिल जाना ही सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। सूझ के द्वारा बालक ऊपर रखी हुई मिठाइयों को खा लेता है तथा एक इंजीनियर विशाल भवन का निर्माण कर देता है। अब देखो इसने कोहलर ने क्या बताया। कोहलर ने यह कहा था कि अगर हम किसी भी समस्या को पूर्ण रूप में देखेंगे, उसके समस्त पहलुओं को आपस में मिलाकर एक करके देखेंगे तो हम अचानक से उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। जिस प्रकार इस मैडम ने अचानक से पता लगा लिया था कि इस लड़की के पैर में चोट तो नहीं लग रही, देखा इसने चोट लगी हुई थी, ये लड़की चुप हो गई। तो अगर हम पूरी समस्या को देखेंगे ना तो अचानक से उस समस्या का हमें समाधान मिल जाएगा। और वो जो अचानक से हमारे दिमाग में किसी समस्या का समाधान आ जाता है उसे ही हम सूझ के द्वारा सीखना कहते हैं या फिर अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना कहते हैं। यह भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट होता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। सूझ किसे कहते हैं या फिर अंतर्दृष्टि किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संपूर्ण पक्ष को देखता है, इकट्ठा करके एक रूप में देखता है, तो उसके दिमाग में अचानक से उस समस्या का हल आ जाता है। उसे ही हम सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना कहते हैं। सूझ अंतर्दृष्टि उसे ही कहते हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं, अचानक से आपके दिमाग में कोई हल आता है, आप उस हल का प्रयोग करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो वो जो अचानक से हल आता है ना, वो इस वजह से आता है क्योंकि आप उसे पूरी समस्या को देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देखते, पूरी समस्या को देखते हैं। और इस चीज की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? कोहलर का सिद्धांत करता है। अचानक से किसी भी समस्या का हल हमारे दिमाग में आना, उसे हम सूझ कहते हैं या फिर सूझबूझ कहते हैं या फिर बूझ कहते हैं या फिर अंतर्दृष्टि कहते हैं। इन नामों से इस चीज को हम बुलाते हैं। जैसे सूझ के द्वारा ही कोई बालक ऊपर रखी हुई मिठाइयों को खा लेता है। बालक ऊपर देखता है कि मिठाई रखी हुई है और पूरी समस्या को देखता है। किचन में ऊपर मिठाई रखी हुई है, नीचे एक टेबल है, वहां पर ये है, शेल्फ है, वहां पर ये है, वहां पर ये है। तो बालक उन सारी चीजों को एक करता है, ऊपर चढ़ता है और मिठाई खा लेता है। तो वो उस पूरी समस्या को देखता है। ठीक इसी प्रकार इंजीनियर एक विशाल भवन का निर्माण कर देता है किसी भी जगह पर, क्योंकि वह पूरी समस्या को देखता है, हर स्थिति को देखता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। अतः हमारा पूर्ण स्थिति को देखकर किसी समस्या का समाधान अचानक से खोज लेना ही सूझ या फिर अंतर्दृष्टि कहलाता है। जब हम किसी समस्या का समाधान आसानी से नहीं खोज पाते तब हमें उसके सभी पक्षों को देखकर सूझ का सहारा लेकर उस समस्या का समाधान करना पड़ता है। कोहलर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोधी प्रतीत होता है। कोहलर के अनुसार अधिगम बार बार प्रयास करने से नहीं होता। उनके अनुसार थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली
को पिंजरे में बार बार हाथ पैर इस वजह से मारने पड़े थे क्योंकि उसे पूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं था। अगर वह पहले से पूर्ण स्थिति का ज्ञान रखती तो सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा उसे तुरंत समस्या का समाधान मिल जाता। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। अब बिल्ली ने बार बार प्रयास किया था बाहर आने का और गलती से वह बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर कोलर साहब क्या कहते हैं कि अगर बिल्ली चुपचाप बैठकर उस पूरी समस्या को देखती कि बाहर खाना रखा हुआ है, गेट लगा हुआ है, एक लीवर रखा हुआ है, लीवर गेट का एक तार गेट से बंधा हुआ है, तो हो सकता है इस पर पैर मारने से गेट खुल जाए, तो बिल्ली तुरंत उस समस्या का समाधान कर लेती। चूंकि बिल्ली ने उस पूरी समस्या को नहीं देखा, टुकड़ों में देखा कि ये खाना है, ये लीवर है, ये है, टुकड़ों में अलग अलग, उस पूरी सिचुएशन को एक करके नहीं देखा। इस वजह से बिल्ली को बार बार प्रयास करना पड़ा था और उसे अधिक समय लगा था। तो थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि बार बार प्रयास करने से अधिगम होगा। इसने कोलर ने ये कहा है कि अगर आप पूरी सिचुएशन देख लेंगे तो तुरंत आपका अधिगम हो जाएगा, बार बार आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से ये थॉर्नडाइक का विरोधी सिद्धांत प्रतीत होता है। अब देखो, अब तक हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए। थॉर्नडाइक का पढ़ लिया है, स्किनर का पढ़ लिया, कोलर का पढ़ लिया। इन तीनों में क्या अंतर है? थॉर्नडाइक ने तो ये कहा था जब हमें कोई वस्तु कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, उसकी प्रेरणा में हम बार बार प्रयास करेंगे और बार बार प्रयास करेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। ये थॉर्नडाइक ने कहा था। स्किनर ने क्या कहा था? हम वैसे ही प्रयास करते रहते हैं, अनुक्रिया करते रहते हैं। हम अनुक्रिया कर रहे हैं और बिना किसी उद्देश्य के अगर हम कुछ सीख जाएं तो ये स्किनर का सिद्धांत होगा। बालक ऐसे ही अनुक्रिया कर रहा था, पेड़ पर चढ़ा और फल गिर गया, तो उसने पेड़ पर चढ़कर फल गिरना सीख लिया। बार बार अनुक्रिया करके किसी उद्दीपन के प्रभाव में कुछ सीखना थॉर्नडाइक है। बिना उद्देश्य के अनुक्रिया करते करते कुछ सीखना स्किनर। और सोचते सोचते अचानक से ही किसी समस्या का हल मिलना ये कोलर। इन तीनों में ये अंतर है, पढ़ लेने से आसानी है। इससे आप समझ पाएंगे आप कोई चीज किस सिद्धांत के द्वारा सीख रहे हैं। अब कोलर के सिद्धांत के नाम की बात कर लेते हैं। काफी सारे नाम है इस सिद्धांत के भी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग क्यों बोलते हैं इसे हम? क्योंकि इसमें व्यक्ति अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। अंतर्दृष्टि मतलब अचानक से उसके दिमाग में हल आ जाता है। अंतर्दृष्टि को हम सूझ या सूझबूझ भी कहते हैं। इस वजह से इस सिद्धांत का नाम सूझ का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत भी हो जाता है। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि गेस्टाल्टवाद थियरी पर ही आधारित है। गेस्टाल्टवाद को हिंदी में हम समग्राकार बोलते हैं, इस वजह से समग्राकार सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। तो ये नाम है इस सिद्धांत के 4। आसान है, आसानी से आप याद कर लेंगे। अब कोलर के द्वारा किए गए प्रयोगों की बात करते हैं। 2 प्रयोग देखेंगे हम, कोलर ने भी किए थे। जो देखो, कोलर ने क्या कहा था, अगर हम किसी सिचुएशन को पूरा देखेंगे तो हम तुरंत उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, अगर पूरा देखेंगे। इससे संबंधित ही कोलर ने कुछ प्रयोग किए। कोलर ने जो अपने प्रयोग किए थे वे सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर किए थे। वन मानुस चिंपांजी होते हैं, एक चिंपांजी था सुल्तान नामक, उस चिंपांजी पर कोलर ने अपने प्रयोग किए थे। कोलर ने क्या किया, एक भूखा चिंपांजी उसे कमरे में बंद कर दिया। कमरे के ऊपर कुछ केले टांग दिए छत पर, इतनी ऊंचाई पर टांगे कि अगर वह चिंपांजी उछल कूद कितनी कर ले उन केलों तक नहीं पहुंच पाए वो। और उसके साथ साथ कोलर ने क्या किया, कुछ बॉक्स वगैरह उस कमरे में इधर उधर ऐसे ही फेंक दिए। इस चिंपांजी को कोलर ने कमरे में रख दिया। तो चिंपांजी को भूख लगी हुई थी, ऊपर केले टंगे हुए, तो चिंपांजी उछल कूद करता है, ऐसे केले नहीं मिलते क्योंकि इसकी पहुंच से बाहर थे। चिंपांजी क्या करता है, कमरे में एक तरफ कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है यहाँ पर, और फिर पूरी सिचुएशन को देखता है, यहाँ पर क्या क्या है, पूरी स्थिति को देखता है। अब यहाँ पर ये इसका कोलर का सिद्धांत लगा रहा है। चिंपांजी देखता है ऊपर केले टंगे हुए हैं, कुछ बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर, अगर मैं इन बॉक्स को एक साथ मिलाऊं तो केले में शायद मुझे मिल सकते हैं। तो ये चीज चिंपांजी सोचता है और ऐसा ही करता है, और इससे इस चिंपांजी को केले मिल जाते हैं। तो चिंपांजी ने क्या किया, इसने कोलर का सिद्धांत लगाया, इस पूरी स्थिति को देखा। पूरी स्थिति को देखने से तुरंत इसे इस समस्या का समाधान मिल गया और इस चिंपांजी ने छत पर रखे हुए केले प्राप्त करने सीख लिए। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो कि एक वनमानुष पर ही किया गया था, सुल्तान नामक पर ही। इसमें इसने क्या किया, सुल्तान को एक बॉक्स में बंद कर दिया, बाहर केले रख दिए कुछ और 2 डंडी रख दिए, एक इधर एक इधर, इस तरह से। तो सुल्तान जैसे ही केलों को देखता है तो ये केलों को उठाने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन केले इसके हाथ में नहीं आते। तो सुल्तान बैठ जाता है थक हार के, और उसके बाद ये पूरी सिचुएशन को देखता है, उस पूरी समस्या को देखता है, पूर्णाकार का सिद्धांत लगाता है। सुल्तान देखता है कि एक डंडी इस तरफ पड़ी हुई है, एक डंडी इस तरफ पड़ी हुई, और ये सामने केले पड़े हुए हैं। ये डंडी इस तरह थी, ये जो स्टिक छड़ी इस तरह पड़ी हुई थी कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते थे, कुछ अटैचमेंट था कि ये दोनों एक साथ जुड़ सकती थी। तो
सुल्तान ने क्या किया, एक डंडी उठाई, एक छड़ी उठाई और केले लेने की कोशिश की, लेकिन केले ये दूर थे तो एक छड़ी से नहीं उठे। तो सुल्तान ने देखा कि दूसरी छड़ी भी दूसरी तरफ पड़ी हुई है, तो सुल्तान ने इन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करना सीख लिया। पहले तो देखो सुल्तान को केले नहीं मिले, लेकिन जब सुल्तान बैठा और उसने पूरी स्थिति को देखा कि दो छड़ी पड़ी हुई है, केला पड़ा हुआ है, इन दोनों छड़ियों से मैं इन केले ले सकता हूँ, तो सुल्तान इन दोनों छड़ियों को जोड़ता है और केले प्राप्त कर लेता है। इस वजह से अगर हम किसी भी सिचुएशन को पूरा देखें तो तुरंत हम उस समस्या का समाधान करना सीख लेंगे। ये कोहलर साहब ने कहा था। अब कोहलर का जो सिद्धांत है उसकी हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ ले सकते हैं उसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कोहलर के सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। 12 पॉइंट यहां पर लिखे हुए आप आसानी से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। देखो, गेस्टाल्टवाद एक संज्ञानवादी मनोविज्ञान का रूप है। गेस्टाल्टवाद के द्वारा ही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। अब आजकल हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर ही बल देते हैं, इसको ही अच्छा मानते हैं। आजकल जो हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के द्वारा ही करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हम बालकों को खुद कुछ कर कर सीखने के अवसर देते थे। तो ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो गेस्टाल्टवाद से मानी जाती है कहीं ना कहीं। तो एक तो इस सिद्धांत का ये लाभ हो जाता है कि आजकल हमने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जन्म कर दिया है। यह सिद्धांत सीखने में रटने का विरोध करता है तथा करके सीखने पर बल देता है। यह बात भी सही है क्योंकि बंदर इसमें करके ही सीख रहा था। यह समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है, छात्रों को स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर करता है तथा समस्या को सुलझाने पर बल देता है। ये क्या करता है, समस्या समाधान का आग्रह करता है कि बच्चों के सामने समस्या रखनी चाहिए, बच्चे उस समस्या का समाधान खुद करेंगे तब खुद सीख लेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा सीखने में छात्रों की मानसिक शक्तियों व समस्याओं का विकास होता है। अगर कोई छात्र अंतर्दृष्टि के द्वारा सीख रहा है तो उसकी मानसिक शक्ति और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। यह सिद्धांत बड़े बच्चों के शिक्षण में काफी सहायक सिद्ध होता है। यह छात्रों को प्रेरणा देकर सिखाने पर बल देता है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करता है। पूर्ण से अंश की ओर मतलब पहले हम उस पूरी सिचुएशन को देखते हैं और उस सिचुएशन के फिर किसी एक भाग पर कार्य करते हैं। तो ये पूर्ण से अंश की ओर एक सिद्धांत होता है या फिर एक सूत्र होता है हमारा शिक्षण का। ये अच्छा सूत्र माना जाता है। इसके अनुसार एक शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों का ध्यान पूर्ण समस्या पर केंद्रित करे, न कि उसके एक पहलू पर। शिक्षक को यह सिखाना चाहिए बच्चों को कि वह बच्चे पूरी समस्या को देखें। यह सिद्धांत बालक के दृष्टिकोण को महत्व प्रदान करता है, क्योंकि बालक खुद क्रियाएं कर रहे हैं तो बालक का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत छात्रों को स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत छात्रों के विकास पर सहायता करता है या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। तो ये जनरल साइंस की बातें हैं, ये पॉइंट है आसान सी, कोई भी 8-10 आप पेपर में लिख देना अगर आपसे कोई पूछे कि कोहलर के सिद्धांत का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्दृष्टि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब देखो, अंतर्दृष्टि क्या होता है, हमारी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसे अंतर्दृष्टि बोलते हैं। किसी भी पूरी सिचुएशन को देखकर जब हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं उस प्रक्रिया को हम अंतर्दृष्टि बोलते हैं। अंतर्दृष्टि को काफी सारे कारक प्रभावित करते हैं। ये आ जाता है पेपर में, पूछ लेता है पेपर वाला कि किन्हीं 2 कारकों को बताइए जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं, या फिर अंतर्दृष्टि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस तरह से पूछ लेता है। अंतर्दृष्टि को कुछ ये कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो बालक की बुद्धि। अब बालक में जितनी बुद्धि होगी उतनी जल्दी वह समस्याओं का समाधान करेगा, तुरंत डिसीजन तभी लेगा बालक जब बालक के पास बुद्धि होगी। दूसरा हो जाता है हमारा समस्या का स्तर, कितनी बड़ी समस्या है। अगर छोटी समस्या है तो बालक जल्दी अंतर्दृष्टि कर लेगा, अगर बड़ी समस्या तो बालक को टाइम लगेगा। तो समस्या का स्तर भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित कर देता है। बालक की रुचि, अगर कोई ऐसी समस्या है जिसमें बालक की रुचि है तो बालक जल्दी समस्या का समाधान कर लेगा। अगर ऐसी समस्या है जिसमें बालक की रुचि नहीं है तो बालक को अंतर्दृष्टि करने में अधिक समय लगेगा। बालक का स्तर, अब बालक का लेवल कितना है। मान लेते हैं बालक 6th क्लास में पढ़ रहा है और हमने 12th क्लास की उसे समस्या दे दी तो उसे अंतर्दृष्टि करने में समस्या होगी। अगर 4th क्लास की दे देते हैं हम बालक को तब बालक जल्दी कर लेगा। तो इस स्तर की भी बात पड़ती है कि बालक किस लेवल का है, उसकी
नॉलेज, बालक की नॉलेज कितनी है, आयु। अब बालक की कितनी आयु है, आयु का भी प्रभाव अंतर्दृष्टि से पड़ता, अंतर्दृष्टि पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम आयु के द्वारा अपने अनुभव बनाते रहते हैं। एक समस्या का जिस प्रकार हम समाधान कर लेते हैं तो हमारा अनुभव बन जाता है। दूसरी समस्या अगर हमारे सामने आती है तो पहली समस्या का हल का हम प्रयोग करके जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं। तो आयु और अनुभव का प्रभाव पड़ता है। ये आयु भी आ गई और अनुभव भी आ गया, क्योंकि अनुभव के द्वारा भी हम समस्याओं का समाधान करते हैं, अंतर्दृष्टि को हल करते हैं। वंशानुक्रम, अब हमारे मम्मी पापा के पास कैसे गुण थे अंतर्दृष्टि के, हमारे मम्मी पापा किस प्रकार समस्याओं का समाधान करते थे, कितनी जल्दी करते थे, उसी प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि हम भी अपनी बुद्धि वगैरह, क्रिएटिविटी वगैरह मम्मी पापा से प्राप्त करते हैं। बालक की सृजनात्मकता, अगर बालक क्रिएटिव है तब वह जल्दी समस्या का समाधान कर लेगा, अगर बालक क्रिएटिव नहीं है तब वह समस्या का समाधान करने में अधिक समय लेगा। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। अब ये हमारा एक सिद्धांत था, कोलर का सिद्धांत था, सीखने का सिद्धांत था। आई होप इस सिद्धांत को आप समझ पाए होंगे ये क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।